हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 और ये क्लास 6 की हम नई जो एसएसटी की बुक आई है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका चैप्टर नंबर 11 है और सिविक्स वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। मैंने चैप्टर नंबर 9 करा दिया, चैप्टर नंबर 10 करा दिया, चैप्टर नंबर 11 आज स्टार्ट हो जाएगा बॉस, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 और है, तो 4 चैप्टर हैं टोटल सिविक्स के। और इनको करने के बाद आई एम श्योर सिविक्स में आपका बहुत अच्छा मतलब फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बॉस ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया इसका पहले वाले चैप्टर में। तो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट मतलब कतई जमीनी स्तर पर, है ना। डेमोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो आप देखो ग्रास रूट लेवल का मतलब है कतई लोकल लेवल पर। कैसे लेवल पर? लोकल लेवल पर। लोकल लेवल का मतलब आपके गाँव के लेवल पर, रूरल एरिया में। लोकल लेवल का मतलब है आपके अर्बन एरियाज में, वहाँ की बात कर रहे हैं। जब भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी शब्द आपको सुनाई दे तो आप समझ जाना हम लोकल लेवल की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। लोकल लेवल पर जो लोग हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी को पहुँचाया जाए, वहाँ पर लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति अवेयर किया जाए और उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। नो डाउट मैं बेसिक्स कराऊंगा, पहले बेसिक्स कराने के बाद चैप्टर की शुरुआत कराऊंगा और वो बेसिक्स आपको लिख लेने हैं क्योंकि ये बेसिक्स आपको हर क्लास में काम आने वाले हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की एक बहुत प्यारी लाइन है, द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। असली जो भारत है ना यार, वो यार गाँव में रहता है। कितनी अच्छी बात कही है, इस चीज़ को आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो। जब भी आप कहो कि यार इंडिया में गाँव का क्या इंपॉर्टेंस है तो आप कहोगे कि यार असली भारत है ना भाई साहब, वो तो गाँव में रहता है। आपको मैं बता दूं 2011 सेंसस 2011 जनगणना होती है ना। जनगणना में लोगों का पता चलता है कितने लोग भारत में रहते हैं। जैसे भारत की बात करें तो लगभग 68.84% लोग ये आपके रहते हैं रूरल एरिया में, गांव में रहते हैं। आप कह सकते हो 68.84% आपके कहाँ पर रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं। और 31.16% लोग जो हैं आपके अर्बन एरिया में रहते हैं। ये डेटा आप लिख सकते हो याद करने के लिए। कोई पूछ ले कि भारत में गांव में कितने लोग रहते हैं, आप सबको पता है भारत में 2011 की पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़। इस 121 करोड़ में से 68% लोग कहाँ पर हैं? लगभग गाँव में। 31% लोग कहाँ पर हैं? आपके शहरों में रहते हैं। तो यार ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। तो गाँव में रहते हैं तो नो डाउट हमें गाँव के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उस समय कहा था आज़ादी से पहले कि असली जो भारत है ना भाई साहब वो गांव में रहता है। और आज भी देख लो आप, अभी भी गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो हमें गांव के बारे में चिंता करनी पड़ेगी, गांव के बारे में सोचना पड़ेगा। M.K. मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसको हम शॉर्ट में PRI बोलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके काम क्या होते हैं और वो क्यों जरूरी है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए, क्यों जरूरी है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा बस एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लोकल लेवल पर कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है। बस एक आइडिया लगाना है, एक चार्ट बना लेना है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। हाँ भाई देखो, पहली बात तो मैंने पहले बेसिक्स में शायद आपको बताया हो, तो भारत में जो सरकार हैं वो 3 लेवल पर पाई जाती हैं। एक तो पूरे देश की सरकार होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी स्टेट लेवल पर सरकार होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और देश जब आज़ाद हुआ था तो ये 2 ही प्रकार की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, ये 2 ही टाइप की सरकार हुआ करती थी। मगर आपको देखने को मिलेगा 1992 में एक और सरकार आपको देखने को मिलेगी भारत में, और उस सरकार का नाम है भाई साहब लोकल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट। तो अभी आपको पता है पूरे देश की जो सरकार होती है, उस पूरे देश की सरकार को तो हमने बताया, नाम दिया, उस पूरे देश की सरकार को हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हम कहेंगे पूरे देश की सरकार, पूरे देश की सरकार, ठीक है। आप सबको पता है पूरे देश की सरकार अभी राइट नाउ 2025 की बात करें तो NDA की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, जिसमें मेजर पार्टी है आपकी BJP और इसमें PM होते हैं ना। PM आपको बताइए नरेंद्र मोदी, ये PM है भाई देश के। तो मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी ना भूल के NDA की सरकार को या BJP की सरकार को, ये पार्टी है, ठीक है। NDA अलायंस है तो पूरे देश की। फिर स्टेट है, भारत में आपको पता है 28 स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में और 8 UTs हैं, 8 UTs हैं। इनमें जो गवर्नमेंट चलती है उनको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो आप कौन से स्टेट में रहते हो कमेंट करके बताओ, प्लस आपके स्टेट का CM कौन है वो भी कमेंट करके आपको बताना है। तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और हमारा संविधान बन गया था 1949 में, हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया
गया था। और 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। मगर धीरे धीरे डिमांड होने लगी कि यार अपनी जो लोकल लेवल पर गांव में जो समस्याएं, यार गांव की समस्याओं को कोई सीएम सुनने वाला नहीं है, गांव की समस्याओं को आपका पीएम सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुत दूर रहते हैं। शहर, छोटे छोटे शहर हैं, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या और आपकी स्ट्रीट्स, रोड्स की समस्या, बहुत सारी समस्या रहती हैं। तो जो आपका लोकल लेवल है, लोकल मतलब आपके जो विलेजेज हैं या आपके छोटे छोटे सिटी हैं, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको डील करने के लिए अगर वहीं पर सरकार बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपको देखने को मिलेगा 1992 में सरकार एक्ट लेके आती है, ठीक है। एक तो आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। संविधान में 2 सुधार किए जाते हैं और दोनों कब किए जाते हैं, 1992 में किए जाते हैं। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया भारत का, इससे तो बनती है रूरल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट बनती है, रूरल गवर्नमेंट। और 74th से बनती है आपकी अर्बन गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में हम रूरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। या हम कह सकते हैं रूरल गवर्नमेंट का एक नाम और दे सकते हैं यहाँ पे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भारत में पंचायती राज सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम आया, PRS बोल सकते हैं, ठीक है। और 1992 के एक्ट से भारत में एक सिस्टम आया, उसका नाम है म्यूनिसिपलिटी सिस्टम, म्यूनिसिपलिटी सिस्टम आता है। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल संविधान में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1992 में 2 एक्ट आते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd और 74 दोनों ही 1992 में आए थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा। कौन हुआ करते थे, PV नरसिम्हा हुआ करते थे, याद रखना आप, ठीक है। तो 73rd से तो आता है आपको पंचायती राज सिस्टम और 74 से आता है म्यूनिसिपलिटी सिस्टम। तो अब कोई आपसे पूछे कि भारत में गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं, तो आप कहोगे सर 3 लेवल हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक चार्ट और बना लेते हैं। अब लोकल जो गवर्नमेंट है, अभी हमने देखा लोकल जो गवर्नमेंट है ये 2 तरह की है भाई साहब। कितने तरह की हैं, 2 तरह की। एक तो आपकी गवर्नमेंट है जिसका नाम है रूरल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट। और एक है आपकी अर्बन गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम रूरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूरल गवर्नमेंट में भी आप देखोगे तो इसके 3 लेवल हैं, ऐसे ही अर्बन गवर्नमेंट में आप देखोगे तो इसके भी 3 लेवल हैं। रूरल गवर्नमेंट पहले हम देखते हैं। रूरल गवर्नमेंट में सबसे नीचे आपको मिलेंगी ग्राम पंचायत। क्या मिलेंगी, ग्राम पंचायत सबसे नीचे, विलेज लेवल पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी ये, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। फिर एक होती है कई गाँव की पंचायत समिति। कई गांव की क्या होती है, पंचायत समिति। ये होती है ब्लॉक लेवल पर। कौन से लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर। और एक होती है आपकी जिला पंचायत। जिला पंचायत ये होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसको हम बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। क्या बोलते हैं, 3 टियर सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट के 3 लेवल देखने को मिलेंगे। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला पंचायत। ये किसका क्लासिफिकेशन है, ये है आपका रूरल गवर्नमेंट का। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान। इसी पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। शहरों की बात करें, शहरों की बात करें तो अर्बन गवर्नमेंट के भी ऐसे ही 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 3। सबसे नीचे होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत, छोटे छोटे जो शहर रहते हैं वहाँ पर नगर पंचायत होती है। फिर थोड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल। और थोड़े ज़्यादा बड़े शहर रहते हैं वहाँ पर रहती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम नगर निगम बोलते हैं, इसको नगर परिषद बोलते हैं और ये नगर पंचायत है। तो कोई पूछे आपसे कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बताओ, तो आप बताओगे लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भारत में 1992 में आता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा सिस्टम आता है, रूरल गवर्नमेंट का। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका अर्बन गवर्नमेंट का सिस्टम आता है। फिर आपको बताना है सर रूरल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं। और अर्बन गवर्नमेंट को मैंने बताया था इसको म्यूनिसिपलिटी सिस्टम भी बोलते हैं, म्यूनिसिपलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। संविधान में कब अमेंड करके बनाया गया था, इनको लाया गया था 1992 में लाया गया था। जैसे आपने पता याद होगा आपको
ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको हम सरपंच बोलते हैं। तो गांव में आपने सुना होगा सरपंच। कई जगह पर गांव में जो सरपंच को प्रधान भी बोल देते हैं। एक वेब सीरीज आई है पंचायत, आप देखना वेब सीरीज है पंचायत, वो इसी ग्राम पंचायत के बारे में दे रखा है ना, पूरा सिस्टम समझा रखा है ग्राम पंचायत कैसे काम करती है। ठीक है, अब बाकी अर्बन गवर्नमेंट है, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स आप लिख लेना। 3 टियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 लेवल हैं, 1 2 3। ठीक है भाई, तो चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, मतलब हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे नीचे जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्या होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होती है आपकी जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गांव में महात्मा गांधी जी का कोट याद रखना है, रियल इंडिया कहाँ पर रहता है? गांव में रहता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आराम आराम से। लेट अस नाउ सी हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल। अब हम देखेंगे कि लोकल लेवल पर सरकार कैसे काम करती है। इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। इस चैप्टर में हम ध्यान देंगे कि कैसे लोकल गवर्नमेंट गांव में काम करती हैं। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम अर्बन एरियाज के बारे में देखेंगे। और मैं आपसे कहूँगा इस चैप्टर को पढ़ते समय, अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं तो अपने गाँव के बारे में सोचना कि आपके गाँव में सरकार कैसे काम करती है। आपके गाँव में भी आपने 100% कोई सरपंच होगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो सरपंच बोलते हैं, यूपी से हैं तो वहीं गांव में क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। तो कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, सब कुछ आप थोड़ा सा डिस्कस करना। अपने पापा मम्मी चाचा ताऊ ताई दादा दादी इनसे डिस्कस करना, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे ना, रटना नहीं है। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया वो देश है जिसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है इंडिया, है ना। वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कोई अगर पूछे एरिया के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक है, आप बताओगे 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया दुनिया का। सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आप बताओगे सबसे बड़ा देश है भैया रशिया, नंबर 1 पर है ना। तो इंडिया की रैंक कौन सी है? 7th है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में यार, बताने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता। इंडिया वो देश है जहाँ पे कई फिजिकल डिवीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर आपके डेजर्ट है ना, कहीं पर आइलैंड है। डाइवर्सिटी आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में कई सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं। इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं। इंडिया में आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हर चीज की डाइवर्सिटी यार, इंडिया वो देश है अपना। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस, 8000 टाउन्स एंड 400 सिटीज। तो इंडिया में यार 6 लाख से ज्यादा गांव है भाई साहब, 6 लाख, 8000 छोटे छोटे टाउन्स हो, बड़े बड़े 4000 शहर हैं। हमारी पॉपुलेशन अब करंट के हिसाब से देखें, अगर कोई 2025 में हमारी पॉपुलेशन पूछें तो 140 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई हमारी। अगर इसको बिलियन में देखें तो 1.4 बिलियन, ठीक है। करोड़ में देखें तो आपका कितना हो जाएगा? 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हो चुकी है। और ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज। अभी मैंने बताया था 2/3 का मतलब होता है 66%। तो हमने एग्जैक्ट देखा था 68.84% पॉपुलेशन गांव में रहती है 2011 के हिसाब से। तो अब तो थोड़ा गांव से लोग शहरों में भी जाने लग गए हैं। तो हमारी 2/3 का मतलब कितना होता है? 66% पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। तो हाउ डू वी गवर्न अवर सेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी? तो हम अपने आप को कैसे रूल करते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में? लेट अस टेक ए ट्रिप टू लक्ष्मणपुर। वाओ, एक जगह है लक्ष्मणपुर, एक छोटा सा गांव है हिमालय के फुट हिल्स में। जैसे आपको देखा होगा ये हिमालय हो गया, तो नीचे के जो हिमालय का नीचे वाला एरिया होता है, वैली वाला एरिया होता है। जैसे ये माउंटेन हो गया, ये नीचे वाला एरिया गांव हो गया। तो माउंटेन्स के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं फुट हिल्स, किसी भी हिल के फुट। तो फुट हिल्स में एक गाँव है जिसका नाम है लक्ष्मणपुर, छोटा सा गाँव है। 200 गाँव है इसमें, 200 घर हैं और पॉपुलेशन लगभग 700 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, 700 के आसपास। अब यार सोचो यार, कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? ऑक्यूपेशन मतलब रोजी रोटी का साधन क्या होगा? तो नो डाउट फार्मिंग। सबसे बड़ा उनका सोर्स जो होगा वो क्या होगा? फार्मिंग होगा। पॉपुलेशन कितनी है गांव की? 700। लोग ज़्यादातर कौन है यहाँ पे भाई? लोग ज़्यादातर आपके किसान भाई हैं ना। पीपल कल्टिवेट मतलब खेती करना, देयर लैंड एंड रियर काउज और गोट। तो खेत को वो कल्टिवेट करते हैं, मतलब उस पर फसल उगाते हैं। और रियर का मतलब होता है पालना। क्या पालते हैं वो? गाय पालते हैं और बकरी पालते हैं। तो ध्यान रखना, लक्ष्मणपुर में लोग क्या करते हैं तो आपको बताएंगे। एक तो वो खेती करते हैं भाई, फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग के अलावा वो क्या करते हैं? इसको हम बोलेंगे एनिमल रियरिंग। जानवरों को पालने को हम क्या बोलते हैं? एनिमल रियरिंग करते हैं। कौन कौन से जानवर मेनली पालते हैं भाई? तो आप बताओगे सर गाय पालते हैं
और गॉट्स मतलब बकरी पालते हैं। सम हैव रिलेटिव्स सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, उनके कुछ गांव के कुछ लोग हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती हैं। अब कोई पूछे सर आर्म्ड फोर्सेस का क्या मतलब है, चलो भाई इनको लिखते चले हैं ना। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में आपकी तीनों आ जाती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो गांव के कुछ लोग किस में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं। आर्मी कौन सी होती है, जमीन पर जो हमारी सेना रहती है उसको आर्मी बोलते हैं, पानी में जो सेना रहती है उसको हम नेवी बोलते हैं, और हवा में जो हमारी सेना रहती है उसको हम एयरफोर्स बोलते हैं। तो गांव के कुछ लोग कहां पर काम करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं। फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स, कुछ जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो जॉब की सर्च में शहर में चले गए। व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज, इस गांव की जरूरत क्या है। मे बी वाटर फॉर फील्ड, रिपेयरिंग द मेन रोड्स इफ गॉट डैमेज्ड बाय द हैवी रेन्स, और मेंटेनिंग द विलेज प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यार गांव वालों की क्या जरूरत है, तो भैया गांव वालों की जरूरत हम कह सकते हैं कि यार उनके खेतों के लिए पानी अवेलेबल हो, अगर बरसात से उनके रोड खराब हो जाए तो उनको रिपेयर करवा दिया जाए, और गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको मेंटेन किया जाए। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ, तो गांव में यार कौन डिसीजन लेता होगा जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। गांव में बाढ़ आ जाए तो क्या करना है, गांव में स्कूल नहीं चल पा रहा है तो क्या करना है ना, गांव के रोड खराब हो गए तो कैसे सही करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो क्या करना है, खेतों में पानी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, अगर फसल डैमेज हो गई तो क्या करना है। तो भाई ये डेली डिसीजन कौन लेता हुआ, डे टू डे के डिसीजन जो इनकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स, और इनको कहाँ से पैसा मिलता होगा ताकि इन नीड्स को फुलफिल कर सकें। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ द क्रॉप इज स्टोलन, अगर मान लो गांव में कोई जमीन को लेकर कोई विवाद हो जाए, डिस्प्यूट का मतलब कोई विवाद हो जाए, और अगर किसी की फसल को चोरी कर लिया जाए तो क्या होगा, कैसे मैटर सॉल्व होगा। मैनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन द विलेज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं गांव में। कैन पीपल रन टू द स्टेट और नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इश्यूज, क्या मान लो किसी की फसल चोरी हो जाए और किसी की जमीन का विवाद हो तो क्या कोई स्टेट के पास जाएगा, सीएम साहब के पास जाएगा, सीएम साहब मेरी फसल चोरी हो गई है, सीएम साहब मेरी बकरी चोरी हो गई है, या कोई पीएम के पास जाएगा, मोदी जी हमारी बकरी चोरी हो गई है। यार गाँव 6 लाख से ज़्यादा गाँव है भारत में, ये सब लोग सीएम और पीएम के पास पहुँचने लग गए तो पीएम और सीएम काम नहीं कर पाएंगे। एंड तभी कॉन्सेप्ट आता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है कि यार ये लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे, इन लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पर ही सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और गांव में जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं पीआरएस, पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं बॉस। क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम। तो ये ब्लॉक दे रखा है बहुत प्यारा सा जो मैंने अभी बनाया था। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत जिसको विलेज परिषद भी बोलते हैं, है ना, सबसे नीचे पहले लेवल पर। दूसरे लेवल पर होती है ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद, और सबसे ऊपर तीसरे लेवल पर होती है जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से बोलते हैं। तो विलेज लेवल पर कौन सी हो जाएगी, विलेज ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल कई सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लॉक पंचायत या मंडल परिषद या पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, पंचायती राज सिस्टम। ये मैंने पहले ही बेसिक्स में करवा दिया था, तो उस चार्ट को आप ढंग से बना लें। क्या दे रखा है देखो भाई, इसको आराम से पढ़ते हैं एकदम। Like every village in India, लक्ष्मणपुर पीपल हैव ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। जैसे भारत में हर गांव में एक सिस्टम होता है सरकार का, गांव का, तो यहाँ पर भी एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसको हम पंचायत बोलते हैं। विच रेफर्स टू ए विलेज काउंसिल, जिसको हम विलेज काउंसिल भी बोलते हैं, विलेज परिषद भी बोलते हैं। काउंसिल मतलब परिषद। पंचायत्स ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। पंचायत क्या करती हैं, लोगों को साथ लेके आती हैं ताकि गवर्नेंस कर सकें, देखरेख कर सकें, और आसपास के जो काम हैं उनको कर सकें। और ये वो भी काम करती हैं कि कैसे लोगों को डिसीजन मेकिंग में जोड़ा जाए। दैट इज वाई पंचायत सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। इसलिए पंचायत सिस्टम को बोलते हैं पंचायती राज। पंचायत का राज चल रहा है, इस फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाँव के लोग ही गाँव पर रूल कर रहे हैं, खुद के लोग ही खुद पर रूल करते हैं, इसलिए इसका नाम है सेल्फ गवर्नमेंट। गाँव में आपने देखा होगा चुनाव होते हैं भाई, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में गाँव के लोग चुनते हैं, अपना सरपंच चुनते हैं। कौन चुनते हैं, सरपंच, या कहीं पर बोलते हैं प्रधान। तो सरपंच कहाँ होता है, गांव का ही, और कहाँ रूल करता है, वो गांव पर ही रूल करता है। खुद लोग खुद के एरिया में रूल करते हैं, इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट है। पंचायत प्ले वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट है, तो पंचायत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकल इश्यूज को एड्रेस करने में। एड्रेस का मतलब सॉल्व करने में। कोई भी लोकल समस्या है
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द रोल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के रोल क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रखा है कि पंचायत का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पंचायत का सबसे बड़ा रोल होता है कि लोकल इश्यूज है, मान लो ज़मीनी मामला है, सड़क का मामला है, अब कोई फसल चोरी का मामला है, तो लोकल इश्यूज को कौन डील करेगा, पंचायत। प्रमोटिंग डेवलपमेंट, गांव में विकास करना है, गांव में रोड डेवलप करने हैं, गांव में स्ट्रीट रोड डेवलप करने हैं, गलियां डेवलप करनी है, पॉन्ड खुदवाना है ना, पोखर खुदवानी है, पॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करना है, मेले ऑर्गेनाइज करने, सब किसका काम है यार, पंचायत का काम है। इंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स रीच टू ग्रास रूट लेवल, पंचायत का एक और काम क्या है कि नेशनल लेवल पर अगर कोई स्कीम आई है, नेशनल लेवल पर जैसे कोई स्कीम चला दी, नरेगा स्कीम है ना, मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें आपको पता होगा 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चला दी, तो इस स्कीम को लागू करवाना है गांव के लेवल पर, ग्रास रूट लेवल मतलब या तो विलेज और या फिर सिटी के लेवल पर इसको लागू करवाना है, तो वो काम भी किसका है, पंचायत का काम है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा पंचायत क्या है भाई, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करते चलें अपने आसपास। एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल्स, तो डायग्राम से हमें पता चलता है पंचायती राज सिस्टम जो है 3 जगह पर काम कर रहा है, 3 लेवल पर काम कर रहा है। पहले जैसे हमने बताया था ग्राम पंचायत है, सबसे नीचे क्या है, ग्राम पंचायत है, पर दूसरे लेवल पर आपकी ब्लॉक पंचायत है और तीसरे लेवल पर आपकी जिला पंचायत है। तो 3 लेवल पर काम कर रहा है। सबसे नीचे इसमें नीचे क्या है, सबसे नीचे विलेज है। देखो फ्रॉम बॉटम अप द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, सबसे नीचे विलेज, फिर आपका ब्लॉक और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 टियर सिस्टम, 3 लेवल, टियर मतलब लेवल, तो ये 3 टियर सिस्टम कहलाता है भाई, 3 लेवल पर काम करता है। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशन होगी, ग्राम पंचायत एक इंस्टीट्यूशन होगा, ब्लॉक पंचायत एक इंस्टीट्यूशन हो गया, जिला पंचायत या जिला परिषद एक इंस्टीट्यूशन हो गया। ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी लोगों की ज़िंदगी के पहलू हैं, एग्रीकल्चर हो, चाहे घर हो, मेंटेनेंस ऑफ रोड हो, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर टू कल्चरल एक्टिविटीज, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इन 3 टियर्स की है, इन 3 इंस्टीट्यूशंस की है। तो ध्यान रखना इन 3 इंस्टीट्यूशंस की कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब देखना है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मामला हो, घर से रिलेटेड मामला हो, है ना। आपको पता होगा जैसे फसल खराब हो जाती है तो बीमा मतलब रहता है, या फिर इनको कंपनसेशन दिया जाता है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर बनवाए जाते हैं, रोड्स की मेंटेनेंस करवाई जाती है, वाटर रिसोर्सेज मतलब जो पॉन्ड होते हैं उनको रिपेयर करवाया जाता है ना, डीप खुदवाया जाता है, और शिक्षा का मामला हो, हेल्थ केयर का मामला हो, सोशल वेलफेयर का मामला हो, सारी चीज़ें कौन डील करता है, पंचायत डील करता है। अब हम देखेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में, या हम कह सकते हैं एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। सबसे नीचे मैंने क्या बताया था, ग्राम पंचायत, क्या बताया था सबसे नीचे, ग्राम पंचायत। अब एक एक करके हम समझेंगे ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत का सारा सिस्टम देखेंगे, सरपंच जो होते हैं कैसे काम करते हैं इनके बारे में देखेंगे, ग्राम पंचायत क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे दूसरे लेवल पर पंचायत समिति कैसे काम करती है और जिला परिषद कैसे काम करता है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसके बाद मुझे लग रहा है ये अपना चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इंट्रोडक्शन ही बहुत है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये पूरा की पूरा सिस्टम अपना आसानी से डिस्कस कर लें। तो हम ग्राम पंचायत जो 3 लेवल हैं, 1 2 3, एक ये ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत, दूसरा ये ब्लॉक पंचायत हो गई, और तीसरा आपका जिला पंचायत हो गई। तो इन तीनों लेवल्स को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, और इसमें दे रखा है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसका बेसिक्स भी मैंने करा दिया था। तो हमने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, हमने ये भी देखा था कि लोकल लेवल पर, है ना, लोकल लेवल मतलब आपके गांव के लेवल पर, शहर के लेवल पर जो सरकारें होती हैं उसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। देश जब आज़ाद हुआ था तब ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था। फिर फाइनली 1992 में सरकार 2 एक्ट लेके आती है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1992 में, जिसके तहत गांव में जो सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम।
पंचायती राज सिस्टम कौन से एक्ट से आता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये पंचायती राज सिस्टम भारत में आता है। और पंचायती राज सिस्टम में मैंने बताया था 3 लेवल होते हैं सरकार के। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे वाले लेवल पर आपको देखने को मिलेगी ग्राम पंचायत, या जिसको हम विलेज परिषद बोलते हैं, विलेज लेवल पर। दूसरे लेवल पर आपकी ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद, जो ब्लॉक लेवल पर होती है कई सारे गाँव के लेवल पर। और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। आई एम श्योर आपने इनके बारे में जरूर देखा होगा। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, आपका कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, तो आप देखना उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस रहता है जिसका नाम रहता है जिला परिषद, है ना। ये जिला परिषद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सबको मतलब मैनेज करता है। आपके गांव में ग्राम पंचायत होगी, आप पूछना अपने घर में। ग्राम पंचायत के चुनाव भी होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। उन डायरेक्ट इलेक्शन में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 18+ है, वो सब वोट डालते हैं। और फिर उस ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद आपके गांव के सरपंच साहब चुने जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ भाई आपके गांव के सरपंच कौन है, या आपके गांव में प्रधान जी कौन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके। तो इनसे क्या थोड़ा सीखने को मिलता है इस सिस्टम को। मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल पर सरकारें होती हैं, एक विलेज लेवल पर होती है, दूसरी ब्लॉक लेवल पर होती है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। क्या बोलेंगे? 3 टियर सिस्टम। अब एक एक करके इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। पहला हम देखेंगे यार ग्राम पंचायत क्या है। मैंने बताई थी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होती है। कैसे लेवल पर होती है? विलेज लेवल पर होती है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं बॉस। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। सरपंच इलेक्टेड होता है, ऐसा नहीं किसी को भी सरपंच बना दिया। जिसका चुनाव होता है, कई सारे लोग खड़े होते हैं, उनमें से गांव के लोग एक व्यक्ति को सरपंच चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत कौन से लेवल पर? विलेज लेवल पर। इसका हेड क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत कई जगह पे एक गांव की भी होती है, और अगर गांव छोटे छोटे हैं तो मोर देन 1 विलेज भी हो सकते हैं। मोर देन 1 विलेज, मैंने ऐसा कई जगह देखा है। छोटे छोटे जो गांव होते हैं, कई सारे गांव को मिला के उसकी एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो ग्राम पंचायत, अब हम डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं ना बॉस, अपने यहाँ पे आपको पता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी गांव तक पहुंच गई। तो गांव में जो डेमोक्रेसी का रूप है वो है ग्राम पंचायत। इसी को बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसी को हम क्या बोले हैं बॉस? इसी को बोले हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। की डेमोक्रेसी को हमने बिल्कुल कतई बेस पे पहुंचा दिया है, इसको गांव तक पहुंचा दिया है। और गांव पे पहुंचा के हमने कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेब्लिश करी है? रूरल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करी है। तो उस रूरल गवर्नमेंट का एक टाइप है ग्राम पंचायत, जो गाँव में काम करती है। सो अब थोड़ा सा इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ओके बॉस, Let us begin with the base of figure 11.1 on the page 164। 11.1 कौन सा है भाई? 164 पे यहाँ पे आपने देख लिया फिगर, ये रहा। तो हमने देखा ये वाला फिगर है, ये तो यार मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया था। ओके चलो कोई बात नहीं। तो ग्राम पंचायत विच इज़ क्लोजर टू द पीपल इन द रूरल एरियाज। ग्राम पंचायत गांव में होती है और सबसे करीब यही होती है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। मैंने बताया था इसके मेंबर को कौन चुनता है? ग्राम सभा चुनते हैं। अब यार ग्राम सभा क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राम सभा के बारे में। देखो विलेज लेवल पर, कौन से लेवल पर? विलेज लेवल पर 2 चीज़ें होती हैं भाई साहब। कितनी चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है ग्राम सभा। कौन सी होती है? ग्राम सभा। और दूसरी होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब यार ग्राम सभा क्या होती है पहले ये समझ लो। ग्राम सभा क्या है? अपने विलेज में, ध्यान देना, अपने विलेज में जितने भी लोग जिनकी उम्र 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 18 ईयर और 18 ईयर से ज़्यादा है, अगर उनका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है, किस में है? वोटर लिस्ट में, या हम कह सकते हैं इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल जिन जिन गांव के लोगों का, ध्यान रखना, गांव के जो लोग जिनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? ग्राम सभा। क्या बनाते हैं? ग्राम सभा। तो ध्यान रखना ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा गांव के वो मेंबर्स हैं, गांव के वो मेंबर्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में, उनको बोलते हैं ग्राम सभा। अब सिंपल सी बात है, ग्राम सभा में बच्चे आएंगे नहीं, तो इसमें वही लोग आएंगे। कौन से लोग आएंगे? जिनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है, प्लस जिनका नाम वोटर लिस्ट में दे रखा है, वो कहलाते हैं ग्राम सभा के मेंबर। अब इतना ध्यान रखना, ग्राम सभा मतलब बस ऐसे लोग जिनका नाम किस में है? वोटर लिस्ट में, वो ग्राम सभा है। अब यार मुझे बताओ, जब चुनाव होगा बॉस, है ना, जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, तो वोट कौन डालेगा? ग्राम सभा के मेंबर्स। तो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं,
ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्शन में। और ये फिर चुनेंगे किसको? सरपंच को चुनेंगे। सरपंच के अलावा कुछ और भी चुने जाते हैं, उनको हम वार्ड पंच या अदर पंच कह देंगे, ठीक है। तो सरपंच का चुनाव, ध्यान देना, गांव में सरपंच का चुनाव कौन करता है? तो इसको इलेक्ट किया जाता है, सरपंच को इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स चुनते हैं। तो असली में जो बॉडी काम कर रही है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का हेड भी कौन है भाई साहब? ग्राम पंचायत का हेड है आपके सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब को चुन कौन रहा है? ग्राम सभा के लोग चुन रहे हैं। तो गांव के लेवल पर, जो ग्रास रूट लेवल पर असली में काम कौन कर रही है? ग्राम पंचायत। मगर ग्राम पंचायत को देख रेख कौन कर रहा है कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? वो है आपकी ग्राम सभा, ठीक है। तो ये इतना अंतर याद रखना, इसको लिख लेना है थोड़ा सा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में बेसिक्स आपको कराता रहूँगा, इनको आप कॉपी में लिखते रहें यार, ऐसा नहीं लाइन टू लाइन हम पढ़ने के लिए नहीं आए, हम समझने के लिए आए, ठीक है। तो हमने देखा इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। मैंने बताया था ग्राम पंचायत के मेंबर्स को डायरेक्टली चुना जाता है ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा, विच इज ए ग्रुप ऑफ अडल्ट फ्रॉम विलेज, ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस हु आर इनरोल्ड एज वोटर्स। देखा, तो ग्राम सभा में कौन से मेंबर आते हैं? ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जो पहली बात तो अडल्ट हैं, अडल्ट मतलब जिनकी उम्र लगभग 18 से ज़्यादा है। दूसरी बात, आसपास के गांव के भी आते हैं। मैंने अभी बताया था ग्राम पंचायत में आपको एक से ज़्यादा गांव भी देखने को मिलेंगे, और जिन्होंने इनरोल कर रखा है मतलब वोटर लिस्ट में जिनका नाम लिखा हुआ है। इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मेन डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू एरिया एंड टेक डिसीजन। तो ग्राम सभा में मीटिंग होती है, और इस ग्राम सभा में जो लोग हैं, मैन हो चाहे वेमेन हो, ये सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि यार हमारे एरिया में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। और ग्राम सभा फिर बताती है ग्राम पंचायत को, देखो भाई आपको ये करने की जरूरत है ना। इन ग्राम सभा विमेन एंड मैन, ध्यान देना, विमेन एंड मैन सारे मतलब चीज़ों को डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच और प्रधान। मैंने अभी बताया था आपको, प्रत्येक ग्राम पंचायत एक अपना हेड चुनती है, प्रेसिडेंट चुनती है। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है बॉस, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, उस हेड को मैंने 2 नाम दिए थे। यूपी में इसको बोलते हैं प्रधान, मैंने बताया था एक वेब सीरीज आई है पंचायत, आप देखना। और इसी को राजस्थान में क्या बोलते हैं? सरपंच। और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। तो 2 बोलते हैं इसको, यहाँ तो प्रधान बोलेंगे या सरपंच बोलेंगे। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर विमेन हैव बिकम सरपंच। अब आपको देखने को मिलेगा पिछले कई सालों में आपको ये देखने को मिलेगा कि यार बहुत सारी महिलाएं सरपंच बन रही हैं, यार प्रधान बन रही हैं। तो वो जो वेब सीरीज है आपकी पंचायत, उसमें भी महिला प्रधान रहती है, महिला सरपंच रहती है, समझो। तो आजकल क्यों बन रही है? इसका एक रीजन है भाई क्यों बन रही है, क्योंकि सरकार ने क्या किया था, इन ग्राम पंचायत की जो 33% सीट है इनको रिजर्व कर दिया। क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। किसके लिए? वुमेन के लिए कर दिया, फॉर वुमेन। मतलब अब जितने भी, जैसे मान लो अगर 100 सरपंच चुने जाने तो 100 में से 33 कौन होंगे? विमेन होंगी। ये तो होंगी और बाकी 77 में मैन भी हो सकते हैं और विमेन भी हो सकती हैं। तो महिलाओं को यहाँ पे क्या कर दिया? रिजर्वेशन दिया। अब यार रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? बहुत सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत पिछड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यार इनको घर में ही रखते हैं, घर में काम करवाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, दोनों को अधिकार है। तो सरकार चाह रही है महिलाओं का एम्पावरमेंट किया जाए, विमेन एम्पावरमेंट किया जाए, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट होगा देन ओनली देश असली तरह से डेवलप हो पाएगा। महिलाएं अगर सरपंच बनेंगी तो वो महिलाओं की समस्याओं को सुन सकती हैं, क्योंकि पुरुष बनते हैं तो कई बार महिलाओं की समस्याएं इग्नोर कर दी जाती हैं। महिलाएं होती हैं तो कैसा कई जगह पे देखा भी गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया रहता है, चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चलती हैं, और उनको भी फील होगा कि यार हम सबऑर्डिनेट नहीं है मेन के। तो पैट्रियार्की वाला जो सिस्टम चलता आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए ये सरकार ने किया 33% सीट क्या कर दी? रिजर्व। तो इसलिए आज की डेट में कई जगह पर आपको महिलाएं क्या देखने को मिलेंगी? सरपंच देखने को मिलेंगी। तो ये देखो मीटिंग चल रही है साहब, लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पलरी सरपंच, एग्जाम्पलरी मतलब जबरदस्त, जो मतलब आज यहाँ पे इनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है भाई साहब, है ना। एग्जाम्पलरी मतलब जिन्होंने वाकई में एकदम हटके काम किया है, और हटके काम किया है तभी आप इनके बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये नाम दे रखा है दैनेश्वर कांबले। अब यार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, तो मैं तो अभी यही पढ़ूंगा, दैनेश्वर कांबले। तो कांबले में जनरली एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी किसी भी वर्ड के पीछे, जब भी हिंदी में लिखते हैं तो पीछे एक ही मात्रा आ जाए तो समझ जाना महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना। तो लास्ट में एक ही मात्रा आ जाए ना, जैसे कांबले, तो समझ जाओ ये महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं भाई साहब, ठीक है। तो
हाँ देनेश्वर कांबले, चलो कांबले ही बोलेंगे, स्पेलिंग थोड़ी ऐसी है। तो कांबले जी जो है ये ट्रांसजेंडर पर्सन है हु वॉज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंगफॉल विलेज ऑफ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। तो भाई साहब ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर आप जानते ही हैं भाई साहब, है ना। तो इनको सरपंच चुना गया था। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तरंगफॉल गांव, महाराष्ट्र में 2017 में चुना गया था। काम्बलेज मोटो इज लोक सेवा, ग्राम सेवा एंड दैट इज द सर्विस टू द विलेज इज द सर्विस टू द पब्लिक। इनका एक ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, मोटो मतलब उद्देश्य। इन्होंने कहा लोक सेवा ही ग्राम सेवा है। अगर मैं लोगों की सेवा करती हूँ, पब्लिक की सेवा करती हूं, तो अपने आप गांव की सेवा हो जाएगी यार। तो पब्लिक गांव किससे बनता है? पब्लिक से ही बनता है ना। लोक सेवा, ग्राम सेवा, लोगों की सेवा करनी है, गांव की सेवा करनी है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। काम्बले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम सरपंच। जब यहाँ पर आपका जो गांव है तरंगफॉल गांव में जब चुनाव हो रहा था तो इसने 6 अदर कैंडिडेट को डिफीट कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो अपनी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर का सरपंच बनना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे इनको रिकग्निशन मिल रही है, इनको भी इनके अधिकारों की मतलब बात चल रही है। तो हमें भी एक मतलब अच्छा सिटीजन होने के नाते कभी भी किसी की ऐसी नेगेटिव चीज़ों का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको मतलब अलग दृष्टि से देखा जाए। हमारी सोसाइटी में जो भी अवेलेबल है हमें सबको बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना चाहिए, अलग अलग मतलब उनको नामों से नहीं पुकारना चाहिए, ठीक है, पढ़े लिखे होने के नाते। दूसरा दे रखा है वंदना बहादुर मैदा, ए मेंबर ऑफ भील कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खंखन देवी, है ना, कंकन देवी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये वंदना बहादुर मैदा हैं, ये भील कम्युनिटी से हैं, मध्य प्रदेश में एक गांव है खंखन देवी, है ना। और डिफाइड पेट्रियार्कल नॉर्म्स टू बिकम फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। तो वही है ना, पेट्रियार्कल नॉर्म्स का मतलब वही आपने देखा होगा, गांव में एक सिस्टम चलता है, पुरुष ही मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, पुरुष ही सरपंच बनते हैं। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को साइड में रख दिया, इन सब चीज़ों को इन्होंने हरा दिया और क्या बन जाती है, गाँव की पहली महिला सरपंच बन जाती हैं। Convinced women in the village to attend the sabha meetings and address critical issues like education, sanitation, earning recognition far and wide। तो मतलब इन्होंने क्या है, इन्होंने बोला महिलाओं को भाई आप पहले तो मीटिंग में आओ, मीटिंग में अपनी बातें रखो और आपकी जो भी समस्याएं हम उनको एड्रेस करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। इन्होंने यहाँ पे मीटिंग्स में चर्चाएं करती हैं, शिक्षा पे चर्चा करती हैं, सैनिटेशन मतलब सफाई से मतलब सफाई पर चर्चाएं होती हैं। और पैसा कमाने का जो है कि भाई महिलाएं जो हैं दूर दराज एरिया में भी पैसा कमाने जा सकती हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चाएँ करती हैं। वंदना की जर्नी शो करती है कि कैसे महिलाएँ एक लीडिंग रोल प्ले कर सकती हैं रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। हिवारे बाजार एक गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चरल लीड। तो भाई ये गांव का नाम दे रखा है हिवारे बाजार, ठीक है। तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक समस्या रहती है, फ्रीक्वेंट मतलब होता है बार बार, यहाँ पर बार बार ड्रॉट आती है। ड्रॉट का मतलब है भाई सूखा पड़ना, और जब सूखा पड़ेगा तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, खेती अच्छी नहीं हो सकती। आफ्टर पोपात्राव बागूजी पवार बिकेम इट सरपंच। तो ये व्यक्ति दे रखें पोपात्राव बागूजी पवार। तो पवार साहब क्या बन जाते हैं? सरपंच बन जाते हैं। ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेज मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ लैक्स ऑफ ट्रीज, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जैसे ही ये सरपंच बनते हैं तो महाराष्ट्र में एक नाम बहुत फेमस है भाई साहब, अन्ना हजारे जी। ध्यान देना, अन्ना हजारे 2011 में इन्होंने मूवमेंट चलाया था। अन्ना हजारे के साथ में ही मूवमेंट चलाया था केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल उसके बाद फिर आपको पता है दिल्ली के सीएम बन जाते हैं। तो अन्ना हजारे के साथ ही जुड़े हुए थे केजरीवाल। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ध्यान रखना, अन्ना हजारे को हम किस लिए जानते हैं? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो अन्ना हजारे ने पहले ही वहाँ पे कई सारे और भी चीज़ों पे काम किया था, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया था, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया था। तो इन्होंने भी अन्ना हजारे के विचारों को, अन्ना हजारे का जो मॉडल था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? बरसात के पानी को स्टोर करना ताकि नीचे जो है धरती का अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ सके। वाटर शेड कंजर्वेशन, पानी को कंजर्व करना। और बहुत बड़े लेवल पर, मैसिव को मतलब बहुत बड़े लेवल पर लाखों पेड़ इन्होंने लगाए, जिसका फायदा क्या हुआ? ग्राउंड वाटर जो है धरती के नीचे का जो पानी है वो रिचार्ज हो गया। विद द कोलैबोरेशन ऑफ विलेजर्स
हिवारे बाजार became the green and prosperous village in few years and श्री पपतराव पवार was awarded पद्म श्री in 2020। देख रहे हो भाई साहब, मतलब यार आपका छोटा सा मतलब एक एफर्ट बहुत बड़े लोगों को क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। बस इच्छा शक्ति अपनी होनी चाहिए। सरपंच तो यार पहले भी बने होंगे इस गाँव के हिवारे बाजार के, मगर जब से पवार साहब बने तो पवार साहब ने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर काम किया, पेड़ लगाए, पेड़ लगाने के साथ साथ यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया, तो बहुत ही जल्दी ये विलेज ऐसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, पानी अवेलेबल हो जाता है और पानी अवेलेबल हो जाता है तो खेती अच्छी होने लगती है और खेती अच्छी होने लगती है तो गांव के लोग प्रॉस्परस हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं। और इन्हीं के कार्यों को जब रिकॉग्नाइज करते हुए सरकार ने इनको पद्म श्री अवार्ड दिया भाई साहब 2020 में। पद्म कैटेगरी में 3 अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ध्यान रखना, पद्म कैटेगरी में कितने अवार्ड दिए जाते हैं, 3 दिए जाते हैं, पहले पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, फिर है पद्म विभूषण। नंबर 1 पर पद्म विभूषण, नंबर 2 पे पद्म भूषण और नंबर 3 पर पद्म श्री। तो 3 कैटेगरी का अवार्ड दिए जाते हैं पद्म। तो भाई साहब ध्यान रखना, पवार साहब को इसके लिए इनको अवार्ड मिलता है। तो ग्राम पंचायत, अब ये देखो कहानी हमने देखी है, ये कहानी बस सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे मतलब एक बड़ा चेंज आ रहा है। एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल मतलब एक स्पेशल एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए सरपंचों के। महाराष्ट्र में जैसे हमने देखा, ये ट्रांसजेंडर है, ये सरपंच बन जाती हैं, 6 अदर मेंबर को हरा देती हैं। वंदना बहादुर भील कम्युनिटी से आती हैं, भील कम्युनिटी की पहली महिला मतलब कम्युनिटी मतलब वो हैं सरपंच हैं भाई साहब। फिर इधर हमने महाराष्ट्र में इन व्यक्ति का नाम देखा, बाबूजी पवार। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप कि मतलब लोकल लेवल पर अगर हम लोगों को एम्पावर करते हैं तो लोकल समस्याएं सोल्व की जा सकती हैं। अब यार इस गांव की समस्या कितनी पुरानी समस्या है, तो कौन सीएम एक एक गांव में जाके देखेगा, कौन पीएम गांव में जाके देखेगा गांव की क्या समस्या चल रही है। तो गांव की समस्याओं को, शहर की समस्याओं को, जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं यार, लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को अगर लोकल लेवल के लोग ही सॉल्व करने लग जाएं तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। और यही ऑब्जेक्टिव था कि ग्रास रूट लेवल पर, कैसे लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो आपको देखने को मिलेगा, जिसके हमें बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। राइट, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय पंचायत सेक्रेटरी। अब देखो, ग्राम पंचायत की हेल्प करने के लिए एक सरकारी व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी होता है। तो आप देखना, एक मूवी जो वेब सीरीज है पंचायत, उसमें सेक्रेटरी साहब रहते हैं, उसमें सेक्रेटरी जी रहते हैं। तो ये सरकारी व्यक्ति होता है हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो ग्राम पंचायत की हेल्प करने के लिए सरकारी व्यक्ति जो होता है गवर्नमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, जैसे मीटिंग्स बुलाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। मोस्ट ग्राम पंचायत आर असिस्टेड बाई एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। कई सारी ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर और इनकी हेल्प करता है, उसका नाम होता है पटवारी। देश के कई भागों में पटवारी साहब देखने को मिलेंगे। ये गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं और कई केसेस में तो ये मैप्स भी बताते हैं ना, मैप्स जनरेट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, इनकी बात रही। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्या है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव चलाया गया पंचायत के द्वारा। तो पंचायत आर सपोज टू लिसन एवरीवन्स वॉइस। तो पंचायत का मतलब काम होता है यार हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की भी बात सुनी जाए यार, बच्चों को क्यों इग्नोर किया जाता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, ओपिनियंस ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर विलेज वेलबींग। तो यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली जो इनिशिएटिव चलाया गया, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, कोई पहल चलाना। तो ये पहल इसलिए चलाया गया चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, ताकि बच्चे अपने आइडियाज को, बच्चे अपने विचारों को जो उनसे संबंधित है कि कैसे बच्चों का वेलफेयर हो सकता है, कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको वो रख सकें। राइट, स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभा और बाल पंचायत उन्हें रेगुलर बेसिस वाइल विलेज एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर कंसर्न। तो कई स्टेट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है, बाल सभाएं ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, बाल पंचायत ऑर्गेनाइज की जा रही हैं एक रेगुलर इंटरवल पर, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रखा जा सके और बड़े लोगों को बोला जाता है कि यार कैसे इन मैटर्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल फ्यू बाल पंचायत हैव वर्कड टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। देख रहे हो यार कितनी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा यार में। तो बाल पंचायत में 2 मुद्दे उठाए गए। कहाँ की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है महाराष्ट्र की। एक तो मुद्दा चाइल्ड लेबर का और दूसरा है चाइल्ड मैरिज का। चाइल्ड लेबर आपको पता है 14 साल से नीचे के बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो चाइल्ड लेबर। चाइल्ड मैरिज यार बताओ, 18 साल से नीचे अगर किसी बच्चे की लड़की की शादी कर दें, 21 साल से नीचे अगर किसी लड़के की शादी कर दें तो वो चाइल्ड मैरिज कंसीडर की जाएगी। अब यार बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र में तुम शादी करवा दो, बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र में तुम उनसे मजदूरी करवाओ, तो उनका विकास कहाँ से होगा।
तो बाल पंचायत में इन मुद्दों को उठाया गया। दे हैव ब्रॉट मेनी चिल्ड्रन बैक टू द स्कूल, और इसका ये फायदा हुआ कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट एंड अदर एडल्ट्स टू सेंड देयर वार्ड्स बैक टू द स्कूल एंड नॉट टू अरेंज मैरिजेस फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। तो यार यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बाल पंचायत ने। इन्होंने कई सारे पेरेंट को समझाया कि भाई देखो इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपने बच्चों को कहाँ भेजो, वार्ड्स मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजो, और लड़कियों की शादी मत करवाओ जो पढ़ रही हैं तो यार पढ़ने दो ना यार उनको, है ना, अच्छी पढ़ेंगी लिखेंगी तो नौकरी करेंगे यार, शादी तो बाद में आपने अपने आप ही हो जाएगी। सेवरल ग्राम पंचायत है बोन अवार्ड्स फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। तो कई सारी ग्राम पंचायतों को भारत में अवार्ड भी मिलते हैं कि उन्होंने कैसे इनिशिएटिव चलाए चाइल्ड फ्रेंडली, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है सिक्किम में। तो सांखू राधु खांडू ग्राम पंचायत, ये भाई ग्राम पंचायत का नाम है, ये पूरा गांव है होगा शायद। तो सांखू राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैज गिवन ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट। तो सिक्किम में ये जो ग्राम पंचायत है इन्होंने बच्चों के अधिकारों को और बच्चों की जरूरतों को बहुत ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। द पंचायत हैज बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल्स टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। तो पंचायत ने क्या किया कि जो स्कूल है उनकी एक दीवार बना दी, उसके चारों तरफ दीवार बना दी, कंपाउंड वॉल बना दी, ताकि वो आसानी से सेफली पढ़ सकें। टू ensure that student get hygienically cooked midday meal and ग्राम पंचायत has constructed kitchens in schools। तो बच्चों को बढ़िया एकदम साफ शुद्ध खाना मिले। मिड डे मील आपको पता है, मिड डे मील एक स्कीम है जो मतलब सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा, दोपहर को खाना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। और खाने देने के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो मतलब न्यूट्रिशन की पूर्ति की जा सके, गरीब बच्चों की न्यूट्रिशन की वजह से कोई बीमारी ना हो, एक मतलब खाने के चक्कर में बच्चे रेगुलर पढ़ने आ जाएं, तो इसलिए अटेंडेंस बढ़े, तो इसके लिए चलाया गया था मिड डे मील वाला प्रोग्राम। तो सिक्किम में यहाँ पे फोकस किया गया और मतलब यहाँ पे ये इंश्योर किया गया कि खाना जो बन रहा है एकदम साफ सफाई के साथ बने, ठीक है। तो किचन्स बनाई गई यार, क्या बनाई गई, पहले ओपन में खाना बनता था, अब किचन्स बना दी गई ताकि सफाई मेंटेन की जा सके। इट इज फॉर दीज एफर्ट्स दैट सांखू राधु खांडू हैज बीन डिक्लेयर्ड द चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। और इसीलिए सांखू खांडू राधु खांडू जो ग्राम पंचायत है इसको डिक्लेयर कर दिया कि यार ये जो ग्राम पंचायत है चाइल्ड फ्रेंडली है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अब एक एग्जाम्पल अपने राजस्थान का दे रखा है बॉस, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। अपना राजस्थान का क्या एग्जाम्पल दे रखा है, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एंड ऑफशूट ऑफ बंकर्स रॉय बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव ए फ्यू डेकेड्स एगो empowered underprivileged children in Rajasthan rural areas through education and democratic participation। तो यहाँ पर मतलब एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दे रखा है, ये किसका इनिशिएटिव है, बंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज का इनिशिएटिव है, जो कई डिकेड पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके माध्यम से जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो मतलब बैकवर्ड जो चिल्ड्रन है राजस्थान के गांव के एरिया के, उनको शिक्षा दी जा रही है और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मतलब डेमोक्रेसी के बारे में उनको बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे रन करती है। तो बच्चों को मतलब डेमोक्रेसी के बारे में अवेयर करना, हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, और डेमोक्रेसी की जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करते हैं। चिल्ड्रन एज्ड 8 to 14 आर एंगेज्ड इन द गवर्नेंस प्रोसेसेस, लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस। तो बच्चे जो है 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको समझाया जाता है कि भाई सरकार कैसे काम करती है, सरकार का गवर्न करने का तरीका क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में सिखाया जाता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाया जाता है। कैसे सिखाते हैं, रात में स्कूल चलाते हैं, पार्लियामेंट जैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं कि भाई देखो पार्लियामेंट के इलेक्शन कैसे काम करते हैं, स्कूल चलाते हैं। तब पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर ID कार्ड्स एंड कैंपेनिंग। तो मतलब ये जो पार्लियामेंट है कैसे काम करती है, बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह काम करती है। यहाँ पर वोटर ID बनवाई जाती है ना, और कैंपेनिंग की जाती है, चुनाव प्रचार किए जाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ए कैबिनेट ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स। और यहाँ पर क्या की जाती है, जो चुनाव जब होते हैं तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो फिर स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं और अपनी कम्युनिटी के नीड्स के लिए वकालत करते हैं, एडवोकेट करते हैं, मतलब बात करते हैं कि हमारी कम्युनिटी की क्या क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाए। द इनिशिएटिव फोस्टर्ड लीडरशिप स्किल्स। अब इस इनिशिएटिव का फायदा क्या हुआ, जब बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में पता चलेगा, जब बच्चों को इलेक्शंस के बारे में पता चलेगा, जब बच्चे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे इस इनिशिएटिव से, मतलब अपने प्रतिनिधि बनेंगे, उनको पता चल जाएगा यार मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। जब बचपन में उनको ये सारी चीजें सिखा दी जाएंगी तो उनके अंदर लीडरशिप स्किल आएगी कि यार हम कैसे नेता बनेंगे, बढ़िया नेता कैसे बन सकते हैं। एंड सोशल अवेयरनेस। तो इस इनिशिएटिव का फायदा क्या है, एक तो लीडरशिप स्किल डेवलप हो रही है लोगों में, बच्चों में, दूसरा समाज के बारे में उनको जानकारी आ रही है, और इनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर द चेंज। और ये बच्चों को इस तरह से मजबूत कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में जो कुछ गलत धारणाएं उनको चैलेंज किया जाए और बदलाव की बात कर सके। चिल्ड्रन एक्टिव
इफेक्टिवली एड्रेस इशूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, सैनिटेशन। बच्चे जो हैं मतलब इसके माध्यम से कई सारे इशूज पर काम कर रहे हैं, सामाजिक इशूज जैसे एजुकेशन पर, सफाई पर, सोशल इक्वलिटी पर, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसके माध्यम से पूरी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव मैनी accolades इंक्लूडिंग द वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनरी अवार्ड इन 2001, और इसके लिए इनको वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड दिया जाता है भाई साहब। ठीक है, तो ये रहा ग्राम पंचायत की पूरी कहानी। तो ग्राम पंचायत में यार हमें 4-5 चीज़ें याद रखनी है, मगर ये एग्जाम्पल बहुत शानदार है और इसलिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बहुत दिए गए हैं, सरपंचों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव की बात की गई है, सिक्किम का एग्जाम्पल दिया गया है ना, बाल पंचायत बाल सभा की बात की गई है, राजस्थान का जो एग्जाम्पल दे रखा है चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का, जो डेमोक्रेसी के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है उसके बारे में बताया जाता है, डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन के माध्यम से हम कैसे लीडर बनते हैं, लीडर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, लीडर के क्या क्या जॉब होते हैं, ये सारी चीज़ें छोटे लेवल पर ही बच्चों को सिखा दी जाती हैं। तो बड़े बन के वो एक बेहतरीन नेता मतलब उभर के आते हैं और साथ के साथ में बड़े होके वो एक अच्छे मतलब सिटीजन भी बनते हैं। तो ये स्किल्स और ये एजुकेशन अगर शुरू में ही दे दी जाती है तो आने वाला समाज हमारा, आने वाली हमारी जो सोसाइटी है बहुत बेहतरीन बनेगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान का। ठीक है, अब आते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद। तो हमने एक लेवल अभी किया है, कौन सा लेवल किया है, ग्राम पंचायत किया है जो विलेज लेवल पर है। ब्लॉक लेवल पर मैंने बताया था कौन सा होता है, पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलेंगे, जिला परिषद। फिलहाल हम देखेंगे पंचायत समिति और फिर देखेंगे हम किसके बारे में, जिला परिषद के बारे में। तो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विच आर अबव इन द विलेज, अबव द विलेज लेवल। आपको पता है गांव से ऊपर के लेवल पर पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, और उसके ऊपर जिला परिषद होता है। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडिकल डायग्राम। तो वो हमने देख लिया, ऐसे जो डायग्राम बनते हैं उसको हम पिरामिड डायग्राम बोलते हैं। और पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ये आप देख सकते हो, पंचायत समिति जो है ये लिंक का काम करती है, नीचे गांव होते हैं ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करती है कौन, पंचायत समिति। The members of these institutions are elected by local people, but they may have other members like सरपंच of the villages in the area and local members of the state legislative assembly। तो देखो पंचायत समिति के जो मेंबर हैं इनको चुनाव के माध्यम से मतलब चुना जाता है। इसके अलावा पंचायत समिति में कुछ और मेंबर भी होते हैं, जैसे कौन होता है, सरपंच होते हैं। साथ के साथ में इस एरिया का जो एमएलए है, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी यहाँ पर नॉमिनेटेड किए जाते हैं या मतलब रहते हैं, इसके मेंबर रहते हैं। तो ध्यान रखना जो आपकी पंचायत समिति है इसमें एक तो कुछ मेंबर चुने जाते हैं, इसके अलावा इसमें सरपंच होते हैं, इसके अलावा इसमें एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, ये याद रखना। द कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। अब देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम है, और जो पार्लियामेंट है उसने बोला भी है कि स्टेट अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कंपोजिशन का मतलब है इसमें कितने लोग होंगे कितने लोग नहीं होंगे वो डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करता है। मगर इसका रोल क्या है, लोकल लोगों को मजबूत करना, लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, ये इसका मतलब रोल है किसका, पंचायत समिति का। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत फॉर इंस्टांस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम द ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम टू डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल रेस्पेक्टिवली। तो ये मिलजुल कर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और कई सारी चीज़ों में आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत जो होती हैं, इसके नीचे जितनी भी ग्राम पंचायत होंगी पंचायत समिति के, उनसे ये डेवलपमेंट प्लान्स लेते हैं कि बता भाई हमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, और फिर उस प्लान को ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर प्रेजेंट करते हैं। This facilitate the allotment of funds for the such development projects and for the government schemes such as प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना which promotes the construction of all weather roads in rural areas। अब देखो ये मैंने बताया था कड़ी का काम करते हैं, ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नीचे आपका विलेज लेवल है, नीचे ये ब्लॉक लेवल है। तो पंचायत समिति जो होती हैं वो ब्लॉक लेवल पर होती हैं, गाँव से प्लान लेते हैं और इन प्लान्स को ये ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेजेंट करते हैं और स्टेट लेवल पर भी प्रेजेंट करते हैं। और फिर जब ये प्रेजेंट करेंगे तो ऊपर से फंड आएगा, फंड का मतलब पैसा आता है, ऊपर से क्या आता है, पैसा आता है, और पैसा आएगा तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा गांव के लेवल पर, है ना, गांव के लेवल पर डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक स्कीम दे रखी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका पर्पज है रूरल एरियाज में रोड बनाए जाएं। कैसे रोड बनाए जाएं, पक्के रोड बनाए जाएं। पक्के रोड को हम बोलते हैं ऑल वेदर रोड्स, ऐसे रोड जिसको किसी भी मौसम में यूज किया जा सकता है ना। पक्के रोडों का एक नाम हो रहा है मेटल्ड रोड। कैसे रोड्स बनाए जाएं, मेटल मतलब लोहे के नहीं, कंक्रीट के जो रोड होते हैं, ठीक है, डाबर वाबर डाल के।
At the three levels, special rules have been made so that disadvantaged sections of the population can make their needs and problems heard. तो हर लेवल पर आपको देखने को मिलेगा कुछ स्पेशल रूल्स भी बनाए गए। किसके लिए? डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। डिसएडवांटेज सेक्शन का मतलब क्या है? हमारी सोसाइटी के वो लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं, तो पिछड़े लोगों के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए। जैसे मैंने बताया था, रिजर्वेशन दे रखा है हमारी सोसाइटी में। जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो उनके लिए मैंने बताया था 33% सीट या 1/3 सीट जो है रिजर्व कर रखी है। 1/3 का मतलब 33% होता है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर देना। SC और ST समाज के लिए सीट रिजर्व कर देना। ये स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हैव प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट फॉर वुमेन। तो याद रखना, महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व है? 1/3 सीट रिजर्व है। 1/3 का मतलब मैंने बताया था 33% ही होता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। हर लेवल पर है ये, चाहे ग्राम पंचायत पे लेवल पर हो, ये ब्लॉक लेवल पर हो, ये तीनों लेवल पर, पहला दूसरा तीसरा तीनों लेवल पर 1/3 सीट रिजर्व कर रखी है। ये भी आपको ध्यान रखना है बॉस, ठीक है। ओके, let us remember that structure and functions of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिफर ए लिटिल अक्रॉस द स्टेट। मैंने ये अभी बताया था, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन है, अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, मतलब अलग हो सकता है थोड़ा सा। दिस इज बिकॉज स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इनके ऊपर अथॉरिटी किसकी है? स्टेट की रहती है। बट देयर ऑब्जेक्टिव आर सेम, मगर सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि गाँव के लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, गाँव का डेवलपमेंट किया जाए, गाँव के लोग ही गाँव के डेवलपमेंट में भाग ले सकें। ये सब इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ कुछ दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में आपने सुना होगा। अर्थशास्त्र एक किताब है भाई साहब। अर्थशास्त्र, जिसको अर्थशास्त्र क्या है भाई? अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र पहली बात तो एक बुक है भाई। इसको लिखने वाले राइटर जो हैं इसके, वो हैं चाणक्य। किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? चाणक्य ने लिखा था, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। ये चाणक्य वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में मदद की थी। कहाँ का राजा? मगध का राजा। टीवी पर आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक एंशिएंट टेक्स्ट है ऑफ गवर्नेंस रिटन बाई कौटिल्य, जिसको बाद में चाणक्य कहा गया था। लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। 2300 ईयर्स एगो इस किताब को लिखा गया था। Among other things, it describes how a state should be structured and run, and how the economy can be made prosperous, and what duties of the ruler are, and how to conduct war. तो मतलब इस किताब के अंदर बताया गया है कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, स्टेट को कैसे, मतलब स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, है ना। स्टेट कैसे काम करेगा? स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, इसमें स्टेट का मतलब राज्य। राज्य मतलब कि कोई भी एरिया, जैसे ये पूरे भारत को ही क्या बोल रहे हैं? एक स्टेट बोल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखना, स्टेट का मतलब पूरा एरिया होता है। तो एक स्टेट, एक राज्य को कैसे काम करना चाहिए, एक स्टेट की इकोनॉमी को कैसे प्रॉस्परस किया जा सकता है, कैसे वहाँ के लोगों को पैसे वाला बनाया जा सकता है। रूलर, रूलर का मतलब होता है राजा। राजा के क्या कर्तव्य होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, और हाउ टू कंडक्ट वॉर, और लड़ाई कैसे लड़नी है, ये सब किस में लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। कौटिल्य, एन एक्सपर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ ए होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन प्लेस फ्रॉम विलेज टू रीजनल कैपिटल। चाणक्य को बोला जाता है यार ये मतलब स्टेट क्राफ्ट के मतलब मास्टर हैं भाई साहब, एक्सपर्ट है। इनको पता है कि मतलब कूटनीति कैसे करनी है, इनको पता है कि मतलब अपना स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे मतलब राजनीति चलाई जाती है, कैसे मतलब राजा को मतलब कैसे अपने राज्य को मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए। गाँव से लेकर कैपिटल तक, आपको पता है मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र कह रहे गांव से लेके कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा हुआ, उस सब की जानकारी किस में लिखी हुई है? अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। द किंग शैल एस्टैब्लिश संग्रहण, तो मतलब कि ये कह रहे हैं किंग को कुछ स्टैब्लिश करना चाहिए। क्या स्टैब्लिश करना चाहिए? संग्रहण स्टैब्लिश करना चाहिए। क्या होता है संग्रहण? सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, उसको संग्रहण बोलते हैं। फॉर एवरी 10 विलेजेस, 10 विलेज के लिए इनको संग्रहण स्टैब्लिश करना चाहिए। एक कर्बतिका, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर्बतिका, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संग्रहण 100 गांव के लिए, और द्रोणमुख फॉर 400 विलेजेस, एंड स्थानीय प्रोविंशियल हेडक्वार्टर फॉर 800 विलेजेस के लिए। देख रहे हो भाई साहब, कह रहे हैं 10 विलेज के लिए इनको एक मतलब सिस्टम स्टेब्लिश करना चाहिए, जिसका नाम कह रहे हैं संग्रहण। 10 गांव को देखेगा ये। फिर इसके अलावा कह रहे हैं 100 गांव को देखने के लिए, 100 विलेजेस को देखने के लिए ये कह रहे हैं क्या होना चाहिए आपका? कर्बतिका, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना चाहिए।
400 गांव को देखने के लिए, 400 गांव को देखने के लिए ये कह रहे हैं द्रोणामुख होना चाहिए। उसका नाम दिया है द्रोणामुख, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जहां से 400 गांव को देखा जाएगा। और 800 गांव को देखने के लिए, 800 गांव को देखने के लिए कह रहे हैं स्थानीय होना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यार 10 गांव को देखना है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन देखेगा, संग्रहण। 100 गांव को देखना है उसको कौन देखेगा, कर्मथिका। 400 गांव को देखना है उसका कौन देखरेख करेगा, द्रोणामुख। 800 गांव को देखना है तो उसको कौन देखेगा, स्थानीय, मतलब एक प्रोविंशियल हेडक्वार्टर। तो मतलब सिंपल समझ रहे हो, जैसे अभी क्या सिस्टम हमने देखा, हमने जो बढ़ा है गांव के लेवल पर विलेज पंचायत है, कई सारे गांव मिलके ब्लॉक पंचायत, पूरे जिले की डिस्ट्रिक्ट पंचायत है या जिला पंचायत है। तो भाई ये भी तो वही सिस्टम है। तो आज जो आप जो पढ़ रहे हो ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आपने आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल गवर्नमेंट के बारे में देखा, तो ऐसा नहीं है कि ये बुद्धि हमें आज ही आई है। इसके बारे में आज से 2300 साल पहले हमारे बहुत महान व्यक्ति कौन, चाणक्य पहले कहते चले गए कि गांव के लेवल पर 10 गांव को मैनेज करना है तो उसके लिए क्या बना दो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो जिसका नाम इन्होंने दिया संग्रहण। 100 गांव को मैनेज करना है तो उसको कर्मथिका नंगबाई का ऑर्गेनाइजेशन बना दो, वो 100 गांव को देखेगा। 400 गांव को मैनेज करना है द्रोणामुख बना दो, 800 गांव को मैनेज करना है स्थानीय बना दो। मतलब पहले ही वो कह के जा चुके हैं कि कैसे मैनेज करना है, राइट। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज। तो ये 4 कैटेगरी जो हमने क्या नाम दिए हैं। तो अब यार ऐसा आज की डेट में तो कोई सिस्टम नहीं है। सो इज इट नॉट अमेजिंग दैट सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग। तो अब यार तुम सरप्राइज नहीं करोगे कि यार आज जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं पिरामिड में, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने बना दिया, पहले ही बना दिया। तो सोचो हमारे पूर्वज आज से पहले कितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, तभी तो इंडिया को यार विश्वगुरु बोलते हैं। ऐसी थोड़ी विश्वगुरु बोलते हैं, इंडिया का पास्ट एकदम ग्लोरियस रहा है, बहुत शानदार पास्ट रहा है हमारा भाई साहब। तो बिफोर वी मूव ऑन, तो हमने क्या सीखा भाई साहब, द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 tier सिस्टम। हमने देखा कि गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके 3 लेवल होते हैं। विलेज लेवल पर होती है विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद या जिला पंचायत होती है। डेमोक्रेसी इन पंचायती राज सिस्टम वर्क्स बोथ थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो लोकल लेवल पर जो पंचायती राज जो सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जिनको हम सरपंच बोलते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गिव पीपल इन रूरल एरियाज ए मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो पंचायती राज सिस्टम का फायदा क्या हुआ है, जो गांव के लोग हैं उनको अपने आप को गवर्न करने का मौका मिला है, वो अपने हिसाब से अपने एरिया को गवर्न कर सकते हैं। सो दे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स, और डेवलपमेंट प्लान्स में भी भाग ले सकते हैं। तो बॉस यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपने इसको एंजॉय किया होगा। एक चैप्टर और बचा है क्लास 6th की सिविक्स का, इसके बाद क्लास 6th की जो नई एनसीईआरटी है उसकी सिविक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी आपके जो व्यूज हैं, आपके विचार हैं, आपके जो सजेशंस हैं वो प्लीज़ सेंड करें, मैं उन पर काम करूंगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो यार रियली में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने साथियों के साथ और लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।